हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द मैड मदर। ये एक पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और ये इनके जो लिरिकल बैलाड कलेक्शन है 1798 का, उसमें ये पब्लिश हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पोएम, जिसको हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आप यूट्यूब भर में ढूंढेंगे आपको ये पोएम नहीं मिलेगी। तो ये पोएम है एक मदर की और उसकी कहानी है। किस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया है इसको, चलिए देखते हैं। हर आइज़ आर वाइल्ड, हर हेड इज़ बेयर। तो इसका क्या मतलब है? तो उसकी आँखें जो हैं वो पागलों जैसी हैं। वाइल्ड मतलब पागलों जैसी हैं और उसका जो सिर है, मतलब सिर के जो बाल हैं वो खुले हुए हैं। तो यहाँ पे जो वाइल्ड आइज़ हैं, जो वाइल्ड आइज़ हैं उसका मतलब है कि आँखों में उसकी अजीब-सी बेचैनी है और जिससे क्या होता है, बेचैनी इस तरीके की है कि एक तरीके का पागलपन झलक रहा है। तो हर आइज़ आर वाइल्ड का मतलब होता है एक बेचैन भरी आँखें हैं उसकी। बेयर हेड का मतलब होता है सिर पर मतलब कुछ भी उसने वो ओढ़ नहीं रखा है। यानी कि उसके जो भी बाल हैं इधर-उधर बिखरे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, द सन हैज़ बर्न्ड हर कोल ब्लैक हेयर। इसका क्या मतलब होता है? तो सूरज की गर्मी जो है ना से उसके जो कोयले जैसे काले बाल हैं वो जल गए हैं। यानी कि उसके बाल जो है ना काफ़ी जले-जले से दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बहुत समय तक जब वो मतलब बिना बालों को ढके हुए घूम रही थी ना, तो उसके बाल सूरज की रोशनी में जल चुके हैं। हर आईब्रोज हैव अ रस्टी स्टेन। इसका क्या मतलब है? तो उसकी जो भौहें हैं, आईब्रोज जो हैं, उसपे एक तरीके के दाग लग चुके हैं। और मतलब इससे वो दिख रहा है कि जैसे दाग मतलब कि जब उसकी बहुत दिन से वो नहीं बाथिंग किया होगा, नहाया-धोया नहीं होगा, ऐसे घूम रही होगी, तो उसके जो आईब्रोज हैं उन पे भी धूल आ गई होगी। तो उसी को रस्टी स्टेन बोला है, यानी कि दाग लग गए हैं, धूल वाले दाग लग गए हैं, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई महसूस हो रही है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, एंड शी केम फार फ्रॉम ओवर द मेन। तो यहाँ क्या मतलब है? एंड शी केम फार फ्रॉम ओवर द मेन। तो इसका मतलब है कि वहां पर कहीं भी कहीं दूर समुद्र पार से आई है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कहीं दूर समुद्र पार से आई है। एंड हैज अ बेबी ऑन हर आर्म। इसका क्या मतलब है? तो उसके पास एक जो है बच्चा है जो कि उसने अपने कंधे पर लिया हुआ है और वो अकेली घूम रही हो। एंड अंडरनीथ द हे स्टैक वर्म एंड ऑन द ग्रीन वुड स्टोन। इसका क्या मतलब है? तो वो बच्चा ना होता तो वो अकेली होती, है ना? इसके साथ एक बच्चा है और एल्स शी वर अलोन। शी हैज़ अ बेबी ऑन हर आर्म और एल्स शी वर अलोन, यानी कि उसके पास एक बच्चा है जो कि उसने अपने मतलब कंधे पर उठा रखा है। अगर वो बच्चा ना होता तो वो अकेली होती। एंड अंडरनीथ द हे स्टैक वन। इसका क्या मतलब है? और वह जो गरम घास है ना? तो हे स्टैक वर्म मतलब कि गरम घास है और वह उस घास के ढेर के नीचे रहती है ना? इसका मतलब है कि वो उसके पास कोई घर नहीं है और वो उसको जहाँ भी जगह मिलती है, जहाँ भी घास मिलती है, जहाँ भी कुछ मिलता है, वो वहाँ पर सो जाती है। अभी आगे लाइन देखिएगा, एंड ऑन द ग्रीन वुड स्टोन। इसका मतलब क्या है कि वो हरे-भरे जंगल के पत्थर पर बैठती है। ओके? तो ये जो लाइन्स है ये ग्रीन वुड स्टोन एंड ऑन द ग्रीन वुड स्टोन, यानी कि और यहाँ पे इसका ये मतलब है कि वो जो स्त्री है वो अपने साथ एक बच्चा लिए हुए है और उसके बाल जो है ना बहुत बिखरे हुए हैं, जो कि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ने की वजह से उसके बालों का जो एक्चुअल कलर है, जो काले थे कोयले की तरह, उनका मतलब कलर उड़ चुका है, यानी कि गंदे से दिख रहे हैं। उनके जो आईब्रोज हैं उस पे मतलब बहुत सारी धूल आ चुकी है, तो वो भी काफी गंदी हुई दिख रही है। अगर इस औरत के साथ इसका बच्चा जो इसने लिया है वो नहीं होता, तो ये अकेली होती और ये कहीं भी सो जाती, यानी कि अगर सूखे घास मैदान है उस पे सो सकती है और जो पत्थर है उस पे भी ये सो जाती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, शी टॉक्ड एंड संग द वुड्स अमंग एंड इट वाज इन द इंग्लिश टंग। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि वह जंगल में बातें करती है और गाती है। शी टॉक्ड एंड संग द वुड्स अमंग एंड इट वाज इन द इंग्लिश टंग, और वह अंग्रेजी भाषा में बात करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वह अपने बच्चे को मतलब उसके पास उसका बच्चा है तो उसको मतलब
सॉन्ग्स सुनाकर वो रो रहा है तो उसको सॉन्ग सुनाकर शांत करने की कोशिश करती है और यहाँ पर इससे ये जो एंड इट वाज़ इन द इंग्लिश टंग तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो जो महिला है वो कोई अंग्रेज महिला है और और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको मतलब वो जहाँ रह रही थी वहां से उसको निकाल दिया गया है या वो खुद स्वयं भाग के आ गई है। ओके, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। And sweet wave, sweet, sweet wave that they said, I am mad. बट नेम माय हार्ट इज फार टू ग्लैड। तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे वो अपने बच्चे से कहती है कि बच्चे मुझे लोग कहते हैं कि मैं पागल हूँ। स्वीट बेब दे से दैट आई एम मैड। यानी कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि मैं पागल हूँ। बट ने माय हार्ट इज फार टू ग्लैड। लेकिन मेरा जो हृदय है वो बहुत प्रसन्न है। लेकिन मेरा जो हृदय है वो बहुत प्रसन्न है, यानी कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरे भीतर एक बहुत ज़्यादा खुशी भरी हुई है। एंड आई एम हैप्पी व्हेन आई सिंग एंड आई एम हैप्पी व्हेन आई सिंग फुल मैनी अ सैड एंड डोलफुल थिंग। तो इसका क्या मतलब है? वो कहती जब मैं गाती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। यानी कि जो वो अपनी भावनाओं को गानों के माध्यम से व्यक्त करती है तो वो बहुत ज़्यादा उसको राहत मिलती है अंदर से। ओके, तो उसके बाद देखिए फुल मैनी अ सैड एंड डोलफुल थिंग, यानी कि चाहे मैं कितने ही दुःख और मतलब करुणा भरे गीत गा लूँ। भले ही मैं दुःख भरे गीत गाऊँ या आनंद के गीत गाऊँ, मुझे आनंद ही महसूस होता है। देन लवली बेबी देन लवली बेबी डू नॉट फियर। वो आगे कह रही है देन लवली बेबी डू नॉट फियर, यानी कि ऐसा अगर मैं ऐसे खुश रह सकती हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चे तुम डरना मत। वह अपने बच्चे को आश्वस्त करती है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आई प्रे दी आई प्रे दी हैव नो फियर ऑफ मी। तो इसका क्या मतलब होता है? मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझसे डर मत, कि तुम मुझसे डरो मत। वो अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करती है कि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। यानी कि जैसे कि लोग उसे पागल समझते हैं और उसके पास नहीं आते हैं, तो वैसे वो अपने बच्चे को समझाती है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। ठीक है? बट सेफ एज़ इन अ क्रैडल हियर माय लवली बेबी दाउ शार्ट बी। तो इसका क्या मतलब है? तो ब बल्कि मतलब वो कह रही है देन लवली बेबी डू नॉट फियर, यानी अपने बच्चे से कह रही है तुम डरो मत मुझसे। आई प्रे दी हैव नो फियर ऑफ मी, यानी कि वो यहाँ पे कह रही है मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम मुझसे डरो मत, और बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और बट सेफ एज़ इन अ क्रैडल हियर। तो इसका क्या मतलब है? बल्कि तुम उतने ही सुरक्षित हो। क्रैडल मतलब हो गया, क्रैडल पालने को बोलते हैं, तो पालने कि जिस प्रकार एक बच्चा पालने में सुरक्षित रहता है, वैसे ही तुम मेरे पास सुरक्षित हो, मेरी गोद में सुरक्षित हो। माय लवली बेबी दाउ शाल्ट बी टू दी आई नो मच नो आई ऑफ आई कैन नॉट वर्क दी एनी वू। तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे वो कह रही है मेरे प्यारे बच्चे तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। बट माय लवली बेबी दाउ शाल्ट बी, यानी तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे। टू दी आई नो टू मच आई ओव। मुझे पता है कि तुम पर बहुत अधिक ऋणी हूँ, यानी कि मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा कर्ज खाया हुआ है। यानी कि वो कह रही टू दी आई नो टू मच आई ओव, यानी कि मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा कर्ज खाया हुआ है। वो वहाँ ये मतलब स्वीकार करती है कि जो वो बच्चा है, वही दुनिया में उसका एकमात्र सहारा है। आई कैन नॉट वर्क दी एनी वो। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें कोई दुःख नहीं पहुँचा सकती। और वह स्पष्ट करती है कि वो अपने बच्चे को कोई दुःख नहीं पहुँचाएगी, है ना? नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखते हैं। अ फायर वाज़ वन्स विदिन माय ब्रेन, यानी कि वो कह रही कभी मेरे दिमाग में आग जल रही थी। अ फायर वाज़ वन्स विदिन माय ब्रेन, यानी कभी मेरे दिमाग में आग जल रही थी। मीन इस लाइन का ये है कि वो कह रही थी कि वो जो एक माँ की जो एक चिंता होती है, एक अशांति होती है, उसने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। अ फायर वाज़ वन्स विदिन माय ब्रेन का मतलब ये है कि जो एक मदर अपने बच्चे के साथ अकेली घूम रही है, तो उसको एक चिंता भी होती है अपने बच्चे की परवरिश की, लोग क्या कहेंगे वो सिंगल मदर है, उस तरीके की चिंताएँ उसको
घेर लिए। तो ये फिगरेटिव टोन में इन्होंने बोला अ फिगर वाज़ वन्स विदिन माय ब्रेन एंड इन माय हेड अ डल डल पेन। तो इसका क्या मतलब है? और मेरे सिर में एक भारी सर दर्द था, यानी कि एंड इन माय हेड अ डल डल पेन, यानी बहुत ही भारी सर दर्द था। उसके बाद देखिए एंड फेंडिस फेसेस 1, 2, 3। तो इसका मतलब होता है और मेरे मतलब ज़हन में शैतानी चेहरे जो हैं 1, 2, 3 ऐसे घूम रहे थे। डरावने जो दानवीय चेहरे होते हैं, वो मतलब उसके दिमाग में घूम रहे थे। हंग एट माय ब्रेस्ट एंड पुल्ड एट मी। जो मेरे स्तनों पर लटके हुए थे, यानी कि जो ब्रेस्ट है, उसपे वो लटके हुए थे और ऐसा उसको लग रहा था जैसे वो उसे पुल कर रहे हों, खींच रहे हों, है ना? उसके जो ब्रेस्ट है उसको खींच रहे हैं। देन उसके बाद क्या होता है, तो वो आगे कह रही है कि बट देन देयर केम अ साइट ऑफ जॉय बट देन देयर केम अ साइट ऑफ जॉय। लेकिन फिर एक खुशी करने वाला एक ऐसा वो दृश्य आता है उसके सामने और वो पूरी तरीके से खो जाती है और उसे बहुत राहत मिलती है। इट केम एट वंस टू डू मी गुड। और यह तुरंत आया और उसने मुझे अच्छा महसूस करवाया। इट केम एक दृश्य आया बहुत सुंदर और वो तुरंत आया और उसने उसको खुशी महसूस करवाई। अब देखते हैं वो सुंदर सा दृश्य क्या है जिसकी वजह से इसको खुशी महसूस मिली थी। तो वो है आई वेक्ड एंड सॉ माय लिटिल बॉय। आई वेक्ड एंड सॉ माय लिटिल बॉय। मैं मैं जागी, आई वेक्ड मैं जागी और मैंने अपने पास एक छोटे बच्चे को देखा और इस तरीके से उसकी जो खुशी है वो वापस आई। माय लिटिल बॉय ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। यहाँ पे वो कह रही है जो मेरा छोटा बच्चा है वो मतलब फ्लेश एंड ब्लड मांस और खून से बना हुआ है। ओ जॉय फॉर मी दैट साइट टू सी। यानी वो आगे कह रही मेरे लिए यह जो दृश्य मैं देख रही हूँ वो बहुत ही खुशी वाला है और उस बच्चे को देखकर उसकी सारी परेशानियां मिट गई हैं और वो खुशी महसूस करने लगी है। फॉर ही वॉज हियर एंड ओनली ही। क्योंकि वह यहाँ था और केवल वही था। यानी केवल वह यहाँ था और ही वाज़ हियर एंड ओनली ही। यानी कि केवल वह यहाँ था और केवल वही यहाँ था। ये इसका मतलब है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो अब तक वो इतने भयानक-भयानक से जो कल्पनाएँ उसके दिमाग में चल रही थी कि बहुत भयानक सी आकृतियाँ हैं, उसके ब्रेस्ट को पुल कर रही हैं, वो सब कुछ अब उसके टूट चुका है, उसका भ्रम टूट गया है और वो जब जागी है तो अपने पास एक खूबसूरत सा बच्चा देखती है, जो उसके ब्रेस्ट से लिपटा हुआ है और उसके पास लेटा हुआ है, तो वो एक खुशी महसूस कर रही है, उसका डर निकल गया है, यानी कि वो बच्चा ही था, अब उसके साँस में साँस आ गई। नेक्स्ट स्टैन्ज़ा देखिएगा सक लिटिल बेब ओ शक अगेन। तो इसका क्या मतलब है अपने बच्चे से कह रही है जो बच्चे को फीडिंग करा रही है, उसको दूध पिला रही है तो कह रही है लिटिल बेब ओ शक अगेन सक लिटिल बेब यानी कि फिर से तुम उसको दूध पीने के लिए उसको कह रही है। अ, माँ जो है ना वो जो मदर है अपने बच्चे को दूध पीने के लिए कह रही है, उसे बार-बार कह रही है कि ऐसा करो जिससे उसको एक अजीब तरीके का गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा है। इट कूल्स माई ब्लड इट कूल्स माई ब्लड, इट कूल्स माई ब्रेन। यानी कि इससे मेरा जो खून है, वो जो इतना गर्म हो रखा था, जिसमें इतनी ज़्यादा चिंता परेशानी थी, वो ठंडा हो रहा है। मेरा दिमाग जो है वो शांत हो रहा है ना? जब बच्चा दूध पी रहा है तो माँ को बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक शांति महसूस हो रही है। वो एक तरीके का भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रही है, इसलिए उससे कह रही है, "सक लिटिल बेब, ओह सक अगेन, इट कूल्स माई ब्लड, इट कूल्स माई ब्रेन।" Thy lips, I feel them. Babe, they draw from my heart the pain away. तो यहाँ पे वो कह रही है मैं तुम्हारे होठों को महसूस कर रही हूँ बेबी। यानी कि मैं तुम्हारे होठों को महसूस कर रही हूँ। मेरे दिल में जो दर्द है ड्रॉ फ्रॉम माय हार्ट द पेन अवे। यानी कि वो मेरे दिल में जो दर्द है उसको दूर कर रहे हैं। है ना? ओ प्रेस मी विद माई लिटिल हैंड। ओ प्रेस मी विद दाई लिटिल हैंड। इसका क्या मतलब है? तो वो कह रही है अपनी अपनी जो छोटी-छोटी उसकी हथेली है ना बच्चे की, उसे कह रही उससे उनको दबाओ। इट लूज़ेन्स समथिंग एट माय चेस्ट। वो कह रही है इससे मेरे सीने में जो बंधन बंधा हुआ है ना, वो ढीला हो रहा है ना किसी तरीके से वो किसी चीज़ों में बंधी हुई है ना, उसको वो खोल रहा है। इसलिए वो कह रही है कि उसको प्रेस करो, अपनी छोटी-छोटी
हथेलियों से मेरे ब्रेस्ट को प्रेस करो, ऐसा वो अपने बच्चे से कह रही है। अबाउट दैट टाइट एंड डेडली बैंड, तो वो कह रही है कि जो कसकर एक गांठ बंधी हुई है, जो मानसिक पीड़ा और चिंता उदासी की जो गांठ बंधी है, वो उनको खोल रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है। आई फील दाई लिटिल फिंगर्स प्रेस्ड, द ब्रीज आई सी इन इज इन द ट्री, इट कम्स टू कूल माई बेब एंड मी। तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे वो कह रही है, मैं तुम्हारी नन्ही उंगलियों जो उसके उसकी उंगलियां जो छोटी छोटी सी हैं, आई फील दाई लिटिल फिंगर प्रेस, तो मैं उनको दबते हुए महसूस कर रही हूँ, है ना? और मैं पेड़ों में हवा को हिलते हुए देखती हूँ। द ब्रीज आई सी इन द ट्री, वैसी ही है, वैसी ही मुझे महसूस हो रहा है। और वो कह रही है वो कह रही है इट कम्स टू कूल माय बेब एंड मी, और जो मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, उससे मुझे और मेरे बच्चे को ठंडक मिल रही है ना? ये जो फीडिंग का प्रोसेस होता है, जब बच्चा बच्चा माँ का दूध पीता है, तो माँ को भी उससे किसी न किसी तरीके से माँ के हेल्थ को भी अच्छा रहता है और बच्चे के हेल्थ को भी अच्छा रहता है, ऐसा इस पूरे स्टैन्ज़ा में शो किया गया है। तो नेक्स्ट स्टैन्जा देखते हैं। ओ लव मी लिटिल बॉय, वो आगे कहती है, ओ मेरे प्यारे बच्चे मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। माँ अपने बच्चे से अपनापन और प्यार मांग रही है। दाउ आर्ट दाई मदर्स ओनली जॉय, दाउ आर्ट दाई मदर्स ओनली जॉय, यानी कि तुम मतलब अपनी माँ की एकमात्र खुशी हो। तुम, दाऊ मतलब तुम, और तुम मतलब अपनी माँ की मदर्स ओनली जॉय, यानी अपनी माँ की एकमात्र खुशी हो। एंड डू नॉट ड्रेड द वेव्स बिलो, तो और नीचे उठती लहरों से डरो मत। वो कह रही है जो नीचे उठ रही लहर हैं, उनसे डरो मत। व्हेन ओवर व्हेन ओवर द सी रॉक्स एज वी गो, व्हेन ओवर द सी रॉक्स एज वी गो, जब हम समुद्री चट्टानों के किनारे जाते हैं। व्हेन ओवर द सी रॉक्स एज वी ग्रो, तो हम जब समुद्री चट्टानों के किनारे जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक संकेत हो सकता है, यहाँ एक संकेत हो सकता है कि माँ खुद को और अपने बच्चे को खतरनाक स्थिति में ले जा रही है ना? ऐसा ये लाइन ऐसा शो कर रही है। एंड डू नॉट ड्रेड द वेव्स बिलो, यानी कि तुम उठती लहरों से मत डरो। एंड ओवर द सी रॉक्स एज वी गो, तो इसका मतलब जब हम समुद्री चट्टानों के किनारे जाते हैं, द हाई क्रैग कैन नॉट वर्क मी हार्म, तो इसका मतलब है ऊंची चट्टानें मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह जो माँ है वो अपने आप को मतलब अजर अमर समझ रही है। वो कह रही है कि उसको मृत्यु का कोई डर नहीं है। उसे ये ऊँची लहरें कुछ नहीं कर सकती हैं। नॉर लीपिंग टॉरेंट्स व्हेन दाई फॉल, नॉर लीपिंग टॉरेंट्स व्हेन दे फॉल, तो इसका मतलब है और ना ही गरजती हुई जो धाराएँ हैं, नॉर लीपिंग टॉरेंट्स, गरजती हुई धाराएँ जो हैं, उनसे भी उसको कोई नुकसान नहीं है। वो कह रही है कि कितना भी तेज़ बहाव वाला पानी हो, उससे उसको कोई खतरा नहीं है और ना ही ये परिस्थितियाँ उसे डरा सकती हैं। द बेब आई कैरी ऑन माय आर्म, द बेब आई कैरी ऑन माय आर्म, यानी जिस बच्चे को मैं अपने बाहों में लिए हुए हूँ, ही सेव्स फॉर मी माय प्रेशियस सोल, यानी कि वह मेरी और मेरी अनमोल आत्मा को बचाए रखेगा। देन हैप्पी लाइफ फॉर ब्लेस्ड आई एम आई, तो वो आगे कह रही है, तो अब चैन से सो जा। देन हैप्पी लाइफ, तो अब चैन से सो जा। फॉर ब्लेस्ड आई एम, क्योंकि मैं धन्य हूँ, यानी कि अपने आप को माँ अपने बच्चे को कह रही कि आराम करने के लिए कह रही है, और कह रही क्योंकि वह उसके साथ है। विदाउट मी माई स्वीट बेब वुड डाई, विदाउट मी माई स्वीट बेब वुड डाई, इसका मतलब है मेरे बिना मेरा जो प्यारा बच्चा है वो मर जाएगा। यानी कि एक माँ को लगता है कि बच्चे की जो वो पूरी ज़िंदगी है, वो उस माँ पे निर्भर है, या एक तरीके से मदर का अटैचमेंट दिखाया गया है कि वो बच्चे को किस तरीके से एडमायर करती है, किस तरीके से उससे कनेक्टेड महसूस करती है, यानी उसको अपना सोल मानती है। ओके? आगे की लाइन्स देखिएगा स्टैन्जा, देन डू नॉट फियर माय बॉय फॉर बी बोल्ड एज अ लायन आई विल बी, तो इसका मतलब है तुम मत डर, यानी कि देन डू नॉट फियर, तो मत डर माय बॉय, यानी कि मेरे बेटे तुम मत डरो, तुम्हारे लिए, फॉर दी तुम्हारे लिए,
बोल्ड एज अ लायन आई विल बी, यानी कि तो मत डर, क्योंकि मेरे बेटे मैं तुम्हारे लिए एक शेर की तरह साहसी बनूंगी। बोल्ड एज अ लायन आई विल बी, एंड आई विल ऑलवेज बी द गाइड, और मैं हमेशा तुम्हारी मार्गदर्शक रहूंगी। दो हॉलो स्नोज एंड रिवर वाइड, गहरी बर्फ और चौड़ी नदियों के पार। दो हॉलो स्नोज यानी गहरी बर्फ, एंड रिवर्स वाइड यानी कि चौड़ी नदियों, नदियों के पार। I'll build an Indian bower. I'll build an Indian bower I know. मैं एक भारतीय कुटिया बनाऊंगी। इंडियन बोवर मतलब भारतीय कुटिया या झोपड़ी जो होती है वो बनाऊंगी। आई नो यानी कि वो मुझे पता है, वैसा बनाना मुझे आता है। द लीव्स दैट मेक द सॉफ्टेस्ट बेड, पत्तियां जो सबसे मुलायम बिस्तर बनाती हैं, मतलब मैं ऐसी पत्तियां लेके आऊंगी जो मुलायम बिस्तर बनाती हैं। एंड इफ फ्रॉम मी दाउ विल नॉट गो, लेकिन कब, यदि तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। एंड इफ फ्रॉम मी दाउ विल नॉट गो बट स्टिल बी ट्रू टिल आई एम डेड, परंतु जब तक मैं जीवित हूं, बट स्टिल बी ट्रू, जब तक मैं जीवित हूं तुम मेरे प्रति सच्चे बने रहो। टिल आई एम डेड यानी कि बट स्टिल बी ट्रू, तब तक तुम मेरे लिए सच्चे बने रहो जब तक कि मैं मर ना जाऊं। माई प्रिटी थिंग देन दाउ शाल्ट सिंग, मेरी प्यारी चीज, माई प्रिटी थिंग देन दाउ शाल्ट सिंग, तुम तब तुम गाओगे, यानी कि जब मैं मर रही होंगी तब तुम गाओगे। एज मैरी एज द बर्ड्स इन स्प्रिंग, बसंत के पक्षियों की तरह आनंद से, यानी कि तब तुम गाओगे बसंत की पक्षियां, बसंत में जिस तरीके से पक्षी गा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देखिएगा। दाई फादर केयर्स नॉट फॉर माई ब्रेस्ट, यानी कि तुम्हारे जो पिता हैं एक बच्चा होने के बाद भी उसे छोड़ देते हैं। नॉट फॉर माई ब्रेस्ट मतलब बच्चा होने के बाद भी उसको छोड़ देते हैं। इस तरीके से वो किस तरीके से अपने जो पति से है वो किस तरीके से इमोशनली उसको बिट्रेयल मिला है वो एक्सप्रेस करती है। टिस फाइन स्वीट बेबी देयर टू रेस्ट, यह तुम्हारी है, यानी कि वो कह रही है टिस टाइम स्वीट बेबी, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आराम करने के लिए, है ना, तो यानी कि तुम यहाँ पर आराम करो। दिस ऑल साइन ऑन, दिस ऑल साइन ऑन एंड इफ इट्स यू, यह पूरी तरीके से तुम्हारा है, यानी कि उसने जो कुछ भी वो बनाया है अ, मुलायम पत्तियों से बिस्तर वगैरह, वो कह रही है ये सिर्फ तुम्हारा है और तुम इससे इसमें रहो, इसका लाभ उठाओ, आराम करो इसमें। वी चेंज्ड दैट वाज सो फेयर टू व्यू, जो पहले देखने में बहुत सुंदर था, दैट वाज सो फेयर टू व्यू बी चेंज, यानी कि वह बदल गया है। दिस फेयर इनफ फॉर दी माई डोव, लेकिन यह तुम्हारे लिए अभी भी सुंदर है मेरे प्यारे। माई ब्यूटी लिटिल चाइल्ड इज फ्लोन, मेरी सुंदरता जो है, माई ब्यूटी मेरी सुंदरता, लिटिल चाइल्ड मेरे प्यारे मेरे छोटे बच्चे, इस फ्लोन वह उड़ गई है, यानी कि वो खत्म हो गई है। बट दाउ विल्ट लिव विद मी इन लव, लेकिन तुम मेरे साथ प्यार में रहोगे। मेरे पास सुंदरता नहीं है लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ प्यार में रहोगे। एंड वॉट इफ माई पुअर चीक बी ब्राउन, वो कह रही है और क्या हुआ अगर मेरा गाल जो है ना वो सांवला पड़ गया है, मेरे गालों का जो रंग है वो सांवला हो गया है तो क्या हुआ। टिस वेल फॉर मी दाउ कान नॉट सी, यह मेरे लिए अच्छा है क्योंकि तुम देख नहीं सकते। टिस वेल फॉर मी दाउ कान नॉट सी, हाउ पेल एंड wan इट एल्स वुड बी,
कि यह और कितना पीला और मुरझाया हुआ होता। यानी कि वो कह रही है, जो मदर है वो महसूस कर रही कि अगर वह बच्चा देख सकता कि वह कितनी तकलीफ है उसके पास, तो उसको पहचान लेता और अपने जो संघर्ष और दुःख है, वो वो दर्शा रही है उसके सामने, ठीक है? नेक्स्ट लाइन देखिएगा, ड्रेड नॉट देयर टॉन्ट्स माय लिटिल लाइफ। उनकी बातें सुनकर डरो मत। मे जो जीवन मेरा जो प्यारा जो जीवन है वो तुम हो और ये जो दुनिया भर के टॉन्ट्स हैं, उनको सुनकर मतलब डरो मत। आई एम दाई फादर वेडेड वाइफ। वेडेड मतलब जायज़ वाइफ जो होती है। यानी कि मैं तुम्हारे फादर की जायज़ पत्नी हूँ। कानूनी रूप से उनसे विवाहिता हूँ। एंड अंडरनीथ द स्प्रीडिंग ट्री। अब वो कह रही है अंडरनीथ मतलब स्प्रीडिंग यानी फैले हुए पेड़ के नीचे, है ना? वी टू विल लिव इन ऑनेस्टी। हम दोनों ईमानदारी के साथ जीवन जो है अपना लाइफ जो है वो यहाँ स्पेंड करेंगे। इफ ही स्वीट बॉय ही कुड forsake। यदि वो अपने प्यारे बेटे को छोड़ सकता है, वो अपने पति के बारे में बात कर रही है कि अगर वो अपने प्यारे बेटे को छोड़ सकता है, विद मी ही नेवर वुड हैव स्टेड। तो वह मेरे साथ कभी नहीं रहता। फ्रॉम हिम नो हार्म माई बेब कैन टेक। उससे मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता। वह अपने बच्चे को आश्वस्त करती है कि उसका पिता जो है, उनके जीवन में नहीं है, लेकिन अब उन्हें और कोई दुःख नहीं पहुँचा सकता। बट ही पुअर मैन ही इज़ wretched मेड। पर वह बेचारा आदमी दुखी बना दिया गया है। जो मदर है वो अपने पति के लिए सहानुभूति महसूस करे कि उसके पास तो प्यारा बच्चा है और उसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो अंत में वो दुखी ही होगा। एंड एवरी डे वी टू विल प्रे। और हर दिन हम दोनों प्रार्थना करेंगे फॉर हिम दैट्स गोन एंड फार अवे। उसके लिए जो चला गया है और बहुत दूर है। आई विल टीच माई बॉय द स्वीटेस्ट थिंग। और मैं अपने प्यारे बच्चे को प्यारी-प्यारी बातें सिखाऊँगी। आई विल टीच हिम हाउ द ऑलेट सिंग्स। और मैं उसे सिखाऊँगी कि उल्लू कैसे गाता है। आउलेट सिंग्स मतलब उल्लू कैसे गाता है। माय लिटिल बेब दाई लिप्स आर स्टिल। यानी कि वो कह रही है कि मेरे प्यारे नन्हे बच्चे तुम्हारे जो होंठ अभी हिल भी नहीं सकते हैं, उनके बारे में बात कर रही है। एंड दाउ हास्ट ऑलमोस्ट सक्ड दाई फिल। और तुमने लगभग अपना पेट भर लिया है। यानी कि वो फीडिंग करते हुए ये सारी बातें कर रही है, बच्चे को दूध पिलाते हुए कर रही है। एंड दाउ हास्ट ऑलमोस्ट सक्ड दाई फिल। यानी कि तुम्हारा पेट अब भर चुका है। शायद जो है बच्चा सो गया है और उसने भरपेट दूध पी लिया है। Where art thou gone, my own dear child? What wicked looks are those I see? वो कह रही है तुम कहाँ चले गए मेरे प्यारे बच्चे। Where art thou gone, my own dear child? वह यह कैसी डरावनी निगाहें मैं देख रही हूँ। अपने सोते हुए बच्चे को कह रही है। What wicked looks are those I see? मैं कैसी डरावनी निगाहें देख रही हूँ, है ना? और उसको ऐसा भय होता है क्या उसका बच्चा बीमार है? जैसे जो माँ है ना उसका पागलपन बढ़ने लगता है। अलास! 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 यहाँ दुःख प्रकट कर रही है। अलास! अलास! दैट लुक सो वाइल्ड। हाय! हाय! यह निगाहें कितनी अजीब हैं। दैट लुक सो वाइल्ड यानी सोते हुए बच्चे में अजीब से भाव वो पड़ रही है। इट नेवर नेवर केम फ्रॉम मी। क्या कह रही है? यह कभी भी मुझसे नहीं आया। इट नेवर नेवर केम फ्रॉम मी। यानी इतनी भयावह जो आकृतियां उसके चेहरे पे दिख रही हैं वो मुझसे नहीं आई हैं। या यानी कि मदर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही है
कि उसके बच्चे की ये जो अवस्था है, वह उसकी गलती नहीं है। इफ दाउ आर्ट मैड माय प्रिटी लैड, वो आगे कह रही है अगर मेरे प्यारे बच्चे तुम पागल हो गए हो, उसको शंका हो रही है ऐसी, देन आई मस्ट बी फॉर एवर सैड, तो मुझे हमेशा के लिए दुखी रहना पड़ेगा। ओ स्माइल ऑन मी माय लिटिल लैम्ब, लास्ट स्टैन्जा है और इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन देखने को मिलेगी। ओ स्माइल ऑन मी माय लिटिल लैम्ब, और लैम्ब यानी कि मेमने से कंपेयर कर रही है। मेमना जो किसका, बकरी का बच्चा होता है ना? छोटा मेमना जो होता है, तो उससे मतलब कंपेयर कर रही है अपने बच्चे को। ओ ओ स्माइल ऑन मी माय लिटिल लैम्ब, ओ मुझ पर मुस्कुराओ मेरे नन्हे मेमने, फॉर द आई दाई ऑन डियर मदर आर्म एम, क्योंकि मैं तुम्हारी अपनी प्रिय माँ हूँ। फॉर आई दी ऑन डियर मदर एम, माय लव फॉर दी हैज वेल बीन ट्राइड, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कई परीक्षाओं से गुजरा है। माय लव फॉर दी हैज वेल बीन ट्राइड, आई हैव sought thy father far and wide, आगे कह रही है तुम्हारे लिए जो तुम्हारे मैंने तुम्हारे जो पिता हैं उनको दूर-दूर तक खोजा है। आई हैव sought thy father far and wide, far मतलब दूर। आई नो द पॉइजन्स ऑफ द शेड, मैं छाया में छिपे ज़हरों को पहचानती हूँ। आई नो द पॉइज़न ऑफ द शेड, यानी कि आस्तीन के साँपों को पहचानती हूँ, अपनी कठिनाइयों को पहचानती हूँ। आई नो द अर्थ नॉट फिट फॉर फूड, सॉरी, आई नो द अर्थ नॉट फिट फॉर फूड। ओ मेरे प्यारे बच्चे डरो मत, है ना? तो वो कह रही है मैं तुम्हारे लिए जंगली जो खाने-पीने वाले जो फल हैं वो लेके आऊँगी, देन प्रिटी डियर बी नॉट अफ्रेड, वो कह रही है और तुम डरो मत। वी विल दाई फादर इन द वुड, वी विल फाइंड दाई फादर इन द वुड, यानी कि हम तुम्हारे पिता को जंगल में ढूँढ लेंगे। नाउ लाफ एंड बी गे टू द वुड्स अवे, अब हँसो और खुश हो जाओ। नाउ लाफ एंड बी गे, ठीक है? टू द वुड्स अवे, और जंगल की ओर चलो। एंड देयर माय बेब वी वी विल लिव फॉर ए, यानी कि यहाँ इसका मतलब है और वहाँ मेरे बच्चे हम हमेशा के लिए रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये पोएम कंप्लीट होती है। एक मदर जो है जिसको मतलब सोसाइटी ने एक मैड स्टीरियोटिपिकल सिंबल दिया है, बिकॉज़ क्यों? क्योंकि उसका अपीयरेंस ऐसा है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसने कपड़े ढंग के नहीं पहने हैं, उसके चारों तरफ डस्ट है और उसके पास एक बेटा है जो उसने अपने आर्म पे लिया हुआ है। और ऐसी लड़कियों को या ऐसी औरतों को जिनको उनके हस्बैंड लोग छोड़ देते हैं, एक सिंगल मदर के तौर पे ज़िंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है। उन्हें तरह-तरह के जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और जो क्रिटिसिज़्म है वो फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो मानसिक स्थिति है, वो इस तरीके की हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।